नमस्कार, जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सभी लोगों का। मेरे प्यारे साथियों, आज और मतलब पिछले 2 दिन से एक चीज़ जो बड़ी सुर्खी बटोर रही है वो है मोदी जी की यात्रा। यूँ तो मोदी जी की यात्रा हमेशा सुर्खियां ही बटोरती हैं, लेकिन आज हम जिस यात्रा के बारे में बात करने जा रहे हैं, पूरे विश्व में इस बात को लेकर अलग अलग कयास लगाए जा रहे हैं कि आखिरकार मोदी जी वहाँ क्यों पहुंचे। कोई कह रहा है कि मोदी जी युद्ध रुकवाने गए हैं, कोई कहता है कि नहीं, मोदी जी युद्ध रुकवाने नहीं गए हैं, मोदी जी पुतिन साहब का कोई संदेश लेकर गए हैं। लेकिन जी बिल्कुल सही बात, मैं बात कर रहा हूं मोदी जी की यूक्रेन यात्रा की। लेकिन मोदी जी यूक्रेन से पहले एक जगह पहुंचे जिसका नाम है पोलैंड। इस पूरी चर्चा में यूक्रेन तो चर्चा में रहने वाला है, लेकिन पोलैंड यात्रा भी खासी महत्वपूर्ण है। आज के इस सेशन में हम समझेंगे कि मोदी जी की पोलैंड यात्रा क्यों इंपॉर्टेंट है, और उसके बाद हम बात करेंगे यूक्रेन यात्रा की, जिसके बारे में जानने के लिए हर व्यक्ति उत्सुक है कि आखिरकार क्यों मोदी जी यूक्रेन गए हैं। हम इस सेशन की शुरुआत आज करेंगे सबसे पहले पोलैंड यात्रा से। मेरे प्यारे साथियों, मोदी जी बुधवार को पोलैंड यात्रा पर थे, और जब वो पोलैंड यात्रा पर पहुंचे तो सबसे पहले आप जानिए कि पोलैंड है कहाँ। पोलैंड की आप ज्योग्राफिकल लोकेशन देखिए, पोलैंड बड़ा नजदीक पड़ता है यूक्रेन के। सर, देश तो और भी हैं, उनके बारे में तो आप नहीं बता रहे हो। देखो साहब, बात यह है क्योंकि इस समय यूक्रेन जो है वो चर्चा में है, तो आप पोलैंड और यूक्रेन देखिए, एकदम नजदीक नजदीक देश पड़ते हैं। मोदी जी बुधवार 21 अगस्त को पहुंचे पोलैंड। इससे पहले हमारे प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई साहब पोलैंड गए थे, तब से लेकर 45 साल हो गए हैं, उसके बीच में कोई भी प्रधानमंत्री पोलैंड नहीं गया। जबकि पोलैंड के साथ भारत के संबंध बड़े महत्वपूर्ण हैं। अगर आपको नई जानकारी हो तो मैं बता दूं, पोलैंड का एक शहर पड़ता है वारसा। ये वही पोलैंड है जो द्वितीय विश्व युद्ध में एक बहुत बड़ी वजह था। क्या वजह था? जर्मनी ने जब पोलैंड पर हमला किया था, माना जाता है उसी समय वर्ल्ड वॉर की जो है शुरुआत हुई थी। जर्मनी, एडोल्फ हिटलर का नाम आपने सुना होगा। एडोल्फ हिटलर की भी चर्चा आएगी, स्टालिन की भी चर्चा आएगी। बने रहिए आप, मैं आपको सारी कहानी सिलसिलेवार तरीके से बताता हूं। 21 अगस्त को मोदी जी पोलैंड पहुंचे। पोलैंड जाकर उन्होंने भारतीय समुदाय से भी मुलाकात की, और चूंकि आप समझ लीजिए कि पोलैंड भारत का बहुत बड़ा व्यापारिक साझेदार भी है। भारत की आईटी कंपनियां पोलैंड में लगभग लगभग 10,000 लोगों को रोजगार देती हैं। पोलैंड का अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट भारत के अंदर है, और भारत ने भी पोलैंड में इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। द्विपक्षीय बातचीत हुई, जो कि अक्सर होता है जब दो देशों के नेता मिलते हैं तो वहाँ पर द्विपक्षीय वार्ता होती है, जिससे व्यापार, वाणिज्य और आपसी संबंधों को बढ़ावा दिया जा सके। इसी क्रम में मोदी जी ने वहाँ पर बहुत सारी द्विपक्षीय चर्चाएं भी की, जैसे शहरीकरण को लेकर। देखो साहब, हमारे देश में शहरीकरण बहुत तेजी से बढ़ रहा है, और शहरीकरण होने की अपनी कुछ समस्याएं होती हैं। शहरों को मैनेज करना आसान नहीं है ना, जिसमें चाहिए टेक्नोलॉजी। अब ऐसा तो है नहीं ना कि आप पुराने हर एक तरीके से मैनेज कर जाएंगे। तो शहरीकरण को जो जो अर्बनाइजेशन है, अर्बनाइजेशन को मैनेज करने के जिस टेक्नोलॉजी की रिक्वायरमेंट है, शायद भारत उस रिगार्डिंग पोलैंड में एक उम्मीद देख रहा है। एक तो उसके रिगार्डिंग बात हुई, व्यापार वाणिज्य को लेकर बात हुई, और बात हुई कि हम अपने व्यापार और वाणिज्य को एक नेक्स्ट लेवल तक लेकर जाएंगे। आप सभी को जानकारी होगी कि भारत का 2047 तक विकसित राष्ट्र बनने का लक्ष्य है, और कोई भी राष्ट्र विकसित बनेगा तभी जब व्यापार और वाणिज्य उसका सबसे बेहतर होगा। इसका उदाहरण आज के आप डेवलप्ड कंट्रीज के रिगार्डिंग देख सकते हैं। भाई, वो विकसित कैसे बने? ऑब्वियस बात है कि उनका जो व्यापार है वो बहुत समृद्ध लेवल पर है, तो व्यापार प्राइमरी चीज हो जाती है। ठीक है, तो इसीलिए द्विपक्षीय बातचीत जो है एकदम सफल रही। और मैंने आपको कुछ आंकड़ा भी बताया कि पोलैंड में जो है 10,000 लोगों को हमारी आईटी कंपनियां नौकरी देती हैं। बड़ा अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट पोलैंड ने भारत में किया हुआ है। इसी बीच एक शख्सियत जो बड़ी चर्चा में आई अचानक से, दिग्विजय सिंह जडेजा, जामनगर के महाराज। जामनगर के महाराज दिग्विजय सिंह जडेजा ने जम साहब कहा गया, उनकी भी चर्चा रही। मोदी जी उनके स्मारक पर भी गए, तो अचानक ही ये लोगों के दिमाग में आती है कि कौन थे दिग्विजय सिंह महाराज। मेरे प्यारे साथियों, मैंने अभी आपको बताया कि पोलैंड द्वितीय विश्व युद्ध में जब जर्मनी पोलैंड पर हमला कर देता है तो वहां से बहुत सारे लोगों को निष्कासन करना पड़ा, जिसमें यहूदी शामिल थे। अच्छा, शुरुआती चरण क्या था? स्टालिन और हिटलर मिलकर लड़ रहे थे, लेकिन जैसा हुआ कि जो हिटलर था उसने यूएसएसआर पर ही हमला कर दिया, तो स्टालिन साहब नाराज हो गए। जैसे ही स्टालिन साहब और हिटलर के बीच में ये दूरी बढ़ी, जो कैदी थे उनको एक उम्मीद जगी कि भाई ठीक है, अब हमारे जो दोनों शत्रु थे जो आपस में ही वो लड़ बैठे हैं, जो पहले मित्र थे, अभी हमारे दोनों शत्रु आपस में लड़ने, तो कहीं ना कहीं एक पक्ष दूसरे पक्ष को थोड़ा कमजोर करने के लिए हो सकता है हम पर कुछ रहम बरते। हुआ भी ऐसा ही। पोलैंड से बहुत सारे लोग जो हैं वो दुनिया में इधर उधर जाने लगे ताकि वो उस जेनोसाइड से बच सकें। ऐसे ही उनके कुछ जहाज ईरान, तेहरान पहुंचे, और पता चला कि वहां पर उनकी बहुत बुरी स्थिति हो गई। बुरी स्थिति हुई तो उन्होंने, जैसा कि पूरी दुनिया देखती है, हमारे साथ सबसे बड़ी खास बात यह है कि जब दुनिया मुसीबत में होती है तो भारत की तरफ जरूर देखती है। ऐसा ही कुछ वहां के लोग बागों के साथ भी हुआ। वो लोग बाग जो है भारत की तरफ रुख करना
शुरू हो गए। लेकिन बड़ी समस्या थी क्योंकि उसमें ब्रिटिश राज था, भाई हमारी सरकार तो थी नहीं, उसमें ब्रिटिश शासन था। बात आई कि ये जो लोग वहां से आ रहे हैं, इन लोगों के साथ कैसा व्यवहार किया जाए। अगर आ रहे हैं तो व्यवहार तो अच्छा ही होना चाहिए, लेकिन रोटी पानी इनके साथ, क्योंकि बहुत बुरी स्थिति में थे। तो जामनगर के जो महाराज दिग्विजय सिंह जडेजा साहब थे, जब उन्होंने वहाँ के बच्चों की स्थिति देखी तो कहे कि यार ये बड़ा ख़राब है। उन्होंने इनके लिए शेल्टर हाउस, जो भी बेसिक फैसिलिटीज़ थी वो प्रोवाइड कराई, और उस एहसान को, उस बात को पोलैंड ने आज तक याद रखा। और उनके नाम पर एक चौक भी है, आप देख सकते हो, देवराजा, ये पोलिश भाषा में लिखा हुआ है, ये उस समय की तस्वीर आप देख सकते हो, महाराज दिग्विजय सिंह जडेजा साहब। तो उनकी स्मारक पर भी मोदी जी गए। ठीक है, पोलैंड की यात्रा जब भी आप कभी न्यूज़ में देखेंगे या कहीं चर्चा देखेंगे तो सब ज़्यादा चर्चा मोदी जी की जिस यात्रा की है वो यूक्रेन यात्रा की। मैं आपको बता दूं, देखिए अब आप कहोगे नहीं सर इसमें यूक्रेन की क्या गलती है, यूक्रेन को अगर हम जा रहे हैं तो अभी आपने कहा कि व्यापार वाणिज्य बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन मेरे प्यारे दोस्त आप ये भी तो समझिए यूक्रेन युद्ध में फंसा हुआ देश है। अभी उसके साथ हमारा ट्रेड उस लेवल पर नहीं है कि बहुत कंसिडरेबल हो या बहुत ज़्यादा सोचना पड़ जाए। फिर क्या हुआ साहब, मोदी जी जब पोलैंड में थे तो पोलैंड से वो चले यूक्रेन की तरफ। एक तरफ मोदी जी हैं, बीच में एक ट्रेन है, और एक तरफ जेलेंस्की साहब हैं। ये जो ट्रेन है, ट्रेन फोर्स 1, इसी के माध्यम से मोदी जी यूक्रेन पहुंचे। आपका पहला सवाल कि सर अगर ट्रेन से जाना तो हवाई जहाज कहाँ गए, भारत सरकार के पास हवाई जहाज नहीं है क्या, या पोलिश सरकार ने उनको एयरप्लेन जो प्रोवाइड नहीं करा सकती थी। मेरे प्यारे साथियों, जब से यूक्रेन और रशिया का वॉर चल रहा है उनके सारे एयरपोर्ट बंद हैं। और फिर आप समझते भी हैं जब आप किसी के फ्लाइंग जोन में एंट्री करते हैं और युद्ध वाला कोई देश है तो तमाम तरह के कैजुअलिटीज़ होने की संभावना रहती हैं। तो सर ये संभावना तो ट्रेन में भी हो सकती है। देखिए इस ट्रेन का जो इतिहास है वो कुछ ऐसा है कि ये बड़ी सेफेस्ट ट्रेन वहाँ से मानी जाती है। तो ये ट्रेन पोलैंड से चली, यूक्रेन पहुंची। कहां पहुंची, जिसका नाम है फोर्स 1। आप एक बड़ी इत्तेफाक वाली चीज देख रहे होंगे सर, इस पे अमेरिका का झंडा टंगा हुआ है। याद कीजिए जॉन बाइडेन साहब जब यूक्रेन गए थे, क्योंकि बाइडेन साहब और पुतिन साहब की तो आपस में बनती है नहीं, तो वो पूरी तरीके से डायरेक्ट या इनडायरेक्ट किसको सपोर्ट करते हैं, यूक्रेन को। तो हवाई जहाज तो जा नहीं सकता था, इस ट्रेन को स्पेशली उनके लिए डिजाइन किया गया था। वो भी बहुत इंपॉर्टेंट थे, मोदी जी भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं। फाइनली इसी ट्रेन से, जिसे ट्रेन फोर्स 1 का नाम दिया जा रहा है, ये बड़ी सेफेस्ट ट्रेन है। इस ट्रेन के माध्यम से 10 घंटे की यात्रा कर मोदी जी कहाँ पहुंचे, मोदी जी यूक्रेन पहुंचे। मोदी जी यूक्रेन पहुंचे, जैसे मोदी यूक्रेन पहुंचते हैं फिर वही बात आती है कि उनका यूक्रेन यात्रा का उद्देश्य क्या है। यूक्रेन यात्रा का उद्देश्य क्या है, इस बात को समझने के लिए मैं आपको 2 तस्वीरें दिखाना चाहूंगा। तस्वीरों से आप बहुत कुछ समझेंगे, कुछ आप तस्वीरों से समझेंगे, कुछ बात आपको मैं बताऊंगा। आप इन 2 तस्वीरों को देखिए, बिल्कुल सही बात है। एक तरफ आपको पुतिन साहब नजर आ रहे हैं, है ना, और वो मोदी जी को अपने देश का सर्वोच्च सम्मान जो है प्रोवाइड कर रहे हैं। दूसरी तरफ देखिए आपको नाटो देश नजर आ रहे हैं। क्या है इसका अर्थ सर, इसका अर्थ ये है कि अभी 1-1.5 महीने पहले जब मोदी जी रशिया गए थे, उसी समय नाटो देशों की बैठक चल रही थी। नाटो देशों में एक बड़ा इंपॉर्टेंट देश है अमेरिका। अमेरिका रशिया को पसंद नहीं करता, तो ऑब्वियस बात है कि जब मोदी जी पुतिन साहब से गले मिले और पुतिन साहब ने कहा कि मोदी जी मेरे सबसे प्रिय मित्र हैं, मोदी जी ने भी पुतिन साहब से कहा कि आप भी हमारे एक बहुत खास मित्र हैं। ऑब्वियस बात है इस बात से अमेरिका को थोड़ी बहुत नाराजगी होना जायज था। अब आप ये समझिए सारा खेल व्यापार का है, खेल व्यापार का है। हमें रशिया भी चाहिए, हमें अमेरिका भी चाहिए। और इसी बीच जिस दिन ये यात्रा हो रही थी उसी समय यूक्रेन ने रशिया के ऊपर कुछ जो है हवाई हमले, मिसाइल हमले किए, है ना, मिसाइल हमले भी जो हैं वो किए। तो आप ऐसी सिचुएशन में स्थिति ये पैदा हुई कि जेलेंस्की साहब को इस बात का बड़ा बुरा लगा कि आप जो हैं एक मानवता के हत्यारे, लोगों के हत्यारे के आप गले मिल रहे हैं। यानी कि यूक्रेन की नाराजगी, अमेरिका की नाराजगी, भारत इस डिप्लोमेटिक सिचुएशन में फंस गया। खेल सारा जियोपॉलिटिक्स का है, चाहिए हमें रूस भी, चाहिए हमें अमेरिका भी। अब क्या हो सकता है, इसी बात को बैलेंस करने के लिए भारत ने यूक्रेन जाने का निर्णय लिया। मोदी जी ने कहा कि ठीक है हम यूक्रेन जाएंगे। हालांकि इस बात के रिगार्डिंग जेलेंस्की साहब ने मोदी जी को ऑफर भी दिया था कि भाई, जब जो निमंत्रण दिया था कि आप हमारे देश में आइए। अब जब यूक्रेन ये पहुंचे हैं तो लोग कहने लगे कि क्या उद्देश्य है, एक तो चलो ठीक है, एक तो पावर बैलेंस करना है क्योंकि उधर अमेरिका है, इधर रशिया है। हमारे साथ सिचुएशन क्या है कि चलो सर एक बात तो समझो ना, आप रूस से तो हम तेल वगैरह मंगा रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन थोड़ा बहुत अगर रूस ही नाराज हो जाएगा तो क्या फर्क पड़ता है भैया, रूस की नजदीकियां चीन से बढ़ रही हैं। आप इस चीज को समझिए
कि कितना मुश्किल होता है राजनीतिक हालातों को संभालना, खासकर जियोपॉलिटिक्स का गेम सारा जियोपॉलिटिक्स का है। इन जियोपॉलिटिक्स को मेंटेन करना कितना आसान है ना। कई बार हमने सुना लोग कहते हैं कि अरे मोदी जी तो यात्रा ही करते रहते हैं, इतना आसान नहीं है। इन सब आप इस सिचुएशन को समझिए, आप एक मिनट के लिए इमेजिनेशन में लाइए कि ऐसी सिचुएशन में भारत सरकार कहां जाए। दोनों ही तरफ महाशक्तियां हैं, एक तरफ अमेरिका है, एक तरफ रशिया है, और एक तरफ हमारे पड़ोस में बैठा देश चीन है, जिसकी लगातार मजबूती किस साथ होती जा रही है, रशिया के साथ। बैलेंस करना बहुत ज़्यादा जरूरी था। और फाइनली जो हमें लगता है, पर्सनली हमें लगता है कि शायद मोदी जी ने यूक्रेन यात्रा करने का फैसला किया। मोदी जी यूक्रेन पहुंचे, मैंने बताया कि जो ट्रेन है फोर्स 1 उससे पहुंचे और वो कीव सेंट्रल स्टेशन पहुंचते हैं। वहां पहुंचने के बाद की मैं कुछ तस्वीरें आपको दिखाना चाहूंगा। इन तस्वीरों के माध्यम से आप समझिए, जब वो यूक्रेन पहुंचे हैं तो यूक्रेन पहुंचकर वो जो बच्चे जो डेथ में मारे गए हैं इस बीच में, उनकी जो है जो स्मारक है उस पर मोदी जी आपको एक डॉल लिखे भी दिखाई दे रहे होंगे, उनके पास भी गए और बड़ा उनको मतलब कि दिलासा भी दिलाया कि देखिए हम साथ हैं तुम्हारे। मैं एक चीज़ यहाँ आपको बताना चाहूँ, दुनिया कुछ भी बोले लेकिन आप ये समझ लीजिए कि मोदी जी पूरी दुनिया के एकमात्र ऐसे नेता हैं जिन्होंने पुतिन साहब के मुंह पर बोला है कि आप ये युद्ध बुद्ध का तमाशा बंद कर दीजिए, युद्ध से समाधान नहीं निकलेगा, युद्ध से समाधान नहीं निकलेगा। हालांकि विश्व बिरादरी इस बात का आरोप लगाती रही है भारत पर कि आप जाने अनजाने में रशिया को सपोर्ट करते हैं। फिर लोगों के दिमाग में आता भी है, आप अगर जनरली बात करें तो आप भी सोचते हो कि हाँ सर, लगता तो यही है कि रशिया के साथ हमारा ज़्यादा संबंध प्रगाढ़ है। इस बात को लेकर चूंकि लोगों के मन में भी है और विश्व बिरादरी भी सोचती है कि नहीं नहीं, आप रशिया का ज़्यादा साथ देते हो। यूक्रेन भी कई बार सोच कहता है कि भारत जो है ज़्यादा फेवर करता है किसका, रशिया का। यहां तक बात आई थी कि भारत ने जो पैसा रशिया को दे रहा है, कौन सा पैसा, ट्रेड के माध्यम से, कि उस पैसे का जो इस्तेमाल है वो रशिया यूक्रेन के लोगों को मारने में कर रहा है। तो भारत एक तरीके से यूक्रेन के अगेंस्ट है ना। तो इन बातों को बल कहां से मिलता है? अगर कोई आदमी इस बात को कह रहा है भाई हर चीज के पीछे एक तर्क है, इनके पीछे तर्क कहां मिलता है? देखिए, कई बार ऐसे मौके लगे, लोगों को लगा भी कि भाई हाँ, भारत ने कब कब जो है यूक्रेन के खिलाफ रूस का साथ दिया। 2023 में जब G20 का सम्मेलन हुआ, इस G20 सम्मेलन में दबाव के बावजूद भारत ने यूक्रेन को नहीं बुलाया। पहली बात, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में जब यूक्रेनी इलाकों पर रूसी कब्जे और जनमन संघर्ष के खिलाफ निंदा प्रस्ताव हुआ तो भारत ने उस वोटिंग से दूरी बनाई। यह पहली बार नहीं था, यह पहली दफा नहीं है, भारत कई बार ऐसे वोटिंग से दूरी बनाता रहा है। जुलाई 2024 जो जनरल असेंबली में यूक्रेन के खिलाफ रूसी हमले को रोकने के लिए वोटिंग हुई, तब भी भारत इससे दूर रहा। मतलब फेस टू फेस बात रही तो हमेशा मोदी जी ने कहा कि भाई आप इसको रोकिए, यह तो है मानवता। दूसरा मसला कि साहब फिर वोटिंग से दूरी क्यों बनाता है? डिप्लोमेसी। भाई हम अपना भी तो सोचेंगे, है ना। पहले हमारा घर भी तो बचना चाहिए, हम भी तो उस तरक्की के राह पे चल रहे हैं। अगर हम बिगाड़ भी तो नहीं सकते, लेकिन ऐसा कभी नहीं है कि हमने रूस के यूक्रेन पर झगड़े को प्रमोट किया हो, ऐसा कभी नहीं है ना। मैंने बताया कि अकेले मोदी जी ऐसी शख्सियत है जिन्होंने क्या कहा है कि भैया आप जो कर रहे हो वो सही नहीं है, आप इसको रोकिए। देखिए, G7 का सम्मेलन हुआ था हिरोशिमा में, वहां भी मोदी जी ने कहा था कि जब जेलेंस्की के साहब से इनकी मुलाकात हुई थी तब भी मोदी जी ने इस बात को स्पष्ट कहा था कि देखिए हम बुद्ध के देश से आते हैं जो अहिंसा और शांति का संदेश देते हैं, तो हम ऐसे देश से आने वाले लोग हैं, हम कैसे किसी के युद्ध को प्रमोट कर सकते हैं कि युद्ध समाधान नहीं है। अच्छा, फिर रूस यूक्रेन जंग की शुरुआत के बाद जब पश्चिम देशों ने रूसी तेल पर प्रतिबंध लगाया तो भारत ने तेल खरीदना जारी रखा। मैं इसके पीछे कहानी बताता हूं। ठीक है, आप ये बात कहते हो कि आप रूस से तेल खरीद रहे हो, भाई साहब हमारी तेल की जरूरत है, हमारी ऊर्जा की जरूरत है, तो उस केस में हम तेल तो और देशों से भी खरीद सकते हैं, लेकिन कोई भी देश अपना फायदा क्यों नहीं करेगा? यूक्रेन के कुछ रिसर्च जो विश्लेषक हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट करते हैं, उन्होंने कहा कि देखिए भारत क्या है कि भारत नहीं, बहुत सारे गरीब देश जो हैं, हालांकि उन्होंने पता नहीं किस सेंस में ये बात कही कि गरीब देश तो ठीक है, हम गरीब नहीं हैं हम, लेकिन भारत और उस जैसे कई देश रूस से तेल खरीदते हैं। रूस का तेल सस्ता है और इसमें कोई बुराई नहीं है। इसका मतलब यह कि आप भी जानते हो कि भाई कोई भी शख्सियत आपको मदद वहां तक ही तो कर सकती है जहां तक भाई अपना नुकसान ना हो। ओपेक देशों का जो प्राइस कैप है उससे नीचे हमें तेल मिल रहा है, भाई आप भी हमें उस रेट पर तेल दे दीजिए। ओपेक देशों ने कहा था भारत से कि भाई साहब आप हमारे यहाँ का तेल नहीं खरीद रहे हो, भाई साहब ठीक है खरीद लेंगे तेल, सस्ता दे दीजिए। उसके लिए वो तैयार नहीं है, अभी तैयार नहीं है तो हम तो फायदा देखेंगे ना। तो तेल जो है भारत ने खरीदना जारी रखा। और याद रखिए कि मैंने बताया था कि यूक्रेन ने इस बात का आरोप लगाया कि जो आप व्यापार कर रहे हो ना रशिया के साथ, इसका पैसा वो वॉर में इस्तेमाल कर रहा है और हमारे लोगों का खून बहा रहा है।
इलॉजिकल बात है ये, ठीक है, इलॉजिकल बात है। मानवता के दायरे से आप कह रहे हो हम आपके साथ सिंपैथी, और मोदी जी ने जेलेंस्की साहब से गले भी मिले, कहा कि हम पूरी तरीके से आपके साथ भी हैं, युद्ध समाधान नहीं है। लेकिन आप हमारी भी सिचुएशन को समझिए, ठीक है। फिर दोनों देशों के बीच 2020-21 में 60 अरब डॉलर का व्यापार हुआ और 2023 तक 100 बिलियन डॉलर का व्यापार पहुंचने की उम्मीद है। मैंने आपको बताया भी है कि भारत की पूरी कोशिश है कि भैया हम किसी लपड़े में नहीं पड़ना चाहते हैं। क्या गुट निरपेक्षता? देखिए, गुट निरपेक्षता जो नॉन अलाइंड मूवमेंट था कि हम किसी देश के साथ नहीं है, अब भारत की वो टेंडेंसी एक्चुअल में रही नहीं है। भारत गुट निरपेक्ष में बिलीव अब नहीं है। हम चाहते हैं गुट निरपेक्षता तो हमारी नहीं है, लेकिन हम किसी भी देश के साथ एक निकटता का ही संबंध चाहते हैं। हम ये नहीं चाहते कि हमारे लिए यूक्रेन इंपॉर्टेंट है या रशिया, हम सबके साथ बराबर संबंध चाहते हैं। ये हमारी पॉलिसी रही है, और ये जो भाईचारा है ये हमारी संस्कृति की भी देन है। तो फिर बात ओवरऑल निकल कर ये आई, देखिए कुछ तस्वीरें मैं आपको दिखा दूं। तो ये महात्मा गांधी जी की प्रतिमा पर भी जो है गांधी जी पहुंचे। उसके बाद भारतीय समुदाय से भी उन्होंने मुलाकात की है। जिस समय तक मैं इस कहानी को बता रहा हूं, उस समय तक कोई क्या बातचीत हुई है, कोई ट्रेड के रिगार्डिंग कोई बातचीत हुई है या कोई डिप्लोमेटिक टॉक हुआ है युद्ध को लेकर, अभी तक कोई सूचना नहीं थी। जिस समय तक ये सूचना आएगी उस समय तक मैं आपको बता भी दूंगा कि इस समय तक इस पर क्या अपडेट आया है। लेकिन आपके सवाल का मैं एक जवाब देना चाहूंगा कि क्या मोदी जी की इस यात्रा से रूस यूक्रेन पर कोई फर्क पड़ने वाला है, क्या युद्ध पर कोई फर्क पड़ने वाला है? तो मैं आपको बता दूं, युद्ध रोकना इन दोनों की पर्सनल इंटेंशन पर ही डिपेंड करता है। हाल फिलहाल में यूक्रेन और रशिया दोनों ने एक दूसरे के हमले तेज कर दिए हैं, तो हम सिर्फ ये कह सकते हैं कि भैया प्लीज करके लड़िए मत, ठीक है। अच्छा, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि शायद पुतिन साहब का कोई संदेश मोदी जी जेलेंस्की को दे सकते हैं। यह केवल परसेप्शन है, इस पर क्या सच्चाई है अभी नहीं कहा जा सकता, ठीक है भाई। कोशिश तो यही है कि किसी भी तरीके से करके क्या निकले, इस युद्ध का समाधान बातचीत के माध्यम से निकल जाना चाहिए। लेकिन फिर भी हो सकता है इससे हमारी जो जियोपॉलिटिक्स है, जो हमारी पूरे दुनिया को संतुलन करने की जो कोशिश है, शायद वो कुछ हद तक कामयाब होगी। देखिए, मैंने आपको बताया भी है कि ये खेल पूरा का पूरा जियोपॉलिटिक्स का है। हम नहीं चाहते कि हम कोई देश इस बात को कहे कि आप उस देश के ज़्यादा करीबी हो। भैया हम किसी के करीबी नहीं हैं, हम मानवता के करीबी हैं, ठीक है, मानवता के करीबी हैं। और मानवता के दायरे में ये तो समझ लीजिए पहले हमारा देश भी आता है। पहले हम अपने देश के बारे में जरूर सोचेंगे, उसके बाद हम पूरी दुनिया के बारे में भी उसी प्रकार से सोच रहे हैं मेरे प्यारे साथियों। उम्मीद करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपके लिए लाभप्रद साबित होगी। कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।